Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you about establishment of role of East India Company in India. In this video, we have already studied about agriculture policy of Britishers, permanent settlement, रैयतवारी system, माहलवारी system, and revenue collection in Chhattisgarh. In this video, we will study effect on craftsmen and arts. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिश्ड हो जाने से जो इंडिया का मैप है बच्चों, इंडिया के जो लोग थे, इंडिया में जो क्राफ्ट्समैन और आर्ट्समैन जो थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा. Company's administration system was such that Indian craft and arts was destroyed. कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यहाँ पे अपना शासन चला रही थी, उस दौरान भारत के जो क्राफ्ट्समैन और आर्ट्स था वह बिल्कुल बर्बाद हो गया. इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट वर फोर्स्ड टू सेल देयर थिंग्स एट लो प्राइस. जो भारतीय क्राफ्ट्समैन थे, आर्ट्स था, उन लोगों को यह दबाव दिया जा रहा था कि वे अपने चीज़ों को कम से कम दाम में बेचें और उस पर अधिक से अधिक टैक्स दें. And heavy tax were imposed. Goods imported from England were free from custom duty. जो सामान इंग्लैंड से भारत आते थे उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाए गए, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था. सो गुड्स वर चीप, इसीलिए जो इंग्लैंड की सामान थी वह सस्ते हुआ करते थे. Ultimately, Indian craftsmen and art could not exist in front of foreign good, जिसकी वजह से ये जो भारतीय क्राफ्टमैन थे और आर्ट्स था वह ब्रिटिश गुड्स के सामने एग्जिस्ट नहीं कर पाया, सरवाइव नहीं कर पाया. और इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे वे अपना प्रोफेशन छोड़ दिए और उनका जो कार्य था, आर्ट्स था, वो सब बर्बाद हो गया. Therefore, cloth industries of Dhaka, once known as Manchester of India, was destroyed. ढाका में बच्चों ये देखिए मैप में इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये ढाका है और इस प्लेस को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था. और यह जो प्लेस था कपड़ा बनाने के लिए फेमस था और यह बर्बाद हो गया. इसके साथ साथ ये देखिए मुर्शिदाबाद है. यदि आपके पास बुक होगा तो आप भी अपने बुक में भी देख सकते हो और इस वीडियो में भी. ये मुर्शिदाबाद है, यहाँ पर भी क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ थी. और यहाँ देखिए, यहाँ सूरत है, यहाँ पर क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ बहुत फ्लोरिश हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश के सामने ये सब के सब बर्बाद हो गए. क्राफ्ट्समैन वर अनएम्प्लॉयड एंड दे हैड टू डिपेंड ऑन फार्मिंग. जो क्राफ्ट्समैन थे वे बेरोज़गार हो गए और उनको सिर्फ फार्मिंग पर निर्भर करना पड़ा. अल्टीमेटली दे वर अनसेटिस्फाइड विद द कंपनी रूल. और वे जो कंपनी रूल इंडिया में शासन कर रही थी उनसे असंतुष्ट थे. ये तो हुआ क्राफ्ट्समैन की स्थिति. अब आगे देखेंगे जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा. ड्यूरिंग इंग्लिश रूल इन इंडिया, न्यू मिल्स एंड फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड. जब इंग्लिश रूल करने लगी, यानी ब्रिटिशर्स भारत में शासन करने लगे, तो नए नए मिल्स और फैक्ट्रीज
स्थापित किए जा रहे थे, जिनके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती थी। और वह रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? फॉरेस्ट से आता था। और ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए जा रहे थे और साथ में रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाए जा रहे थे। और उनके लिए क्या चाहिए था? वुड्स चाहिए थे। और इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए जा रहे थे। तो इन सभी के लिए जो वुड्स की आवश्यकता होती थी, उसके लिए ब्रिटिशर्स भारत के फॉरेस्ट से जंगलों को काटा करते थे और फिर वे अपने रॉ मटेरियल और वुड के जो फुलफिलमेंट थी, आवश्यकता थी, उसको पूरा करते थे। और इधर भारतीय लोग जो थे, जो ट्राइबल्स पीपल थे, आदिवासी लोग थे, वे जंगलों में रहा करते थे। और वे किस तरह का खेती किया करते थे? जूम एग्रीकल्चर किया करते थे। जूम एग्रीकल्चर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है कि वे जंगलों को साफ करते हैं, उनको जला देते हैं और जो जला हुआ राख होता है उसको मिट्टी में मिला देते थे और फिर वहाँ पे फसल करते थे। और जब तक वहाँ पे उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति होती थी, उपजाऊपन शक्ति होती थी, तब तक वे वहाँ कृषि करते थे और फिर उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस चले जाते थे। और जब जंगल काट लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वे अब कैसे खेती करते? अब उनका जीवन जो था पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया। और इस तरह से जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वे भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए। ट्राइबल्स आल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो आदिवासी थे वो भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। और उन आदिवासियों में से एक थे बिरसा मुंडा, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहा करते थे। उनका जन्म 1870s में हुआ था। वे इस ट्राइबल रिवॉल्यूशन के पियोनियर थे, यानी कि हेड थे। उनका जो बचपन का जीवन था, वे बचपन में सीप को चराया करते थे, भेड़ पाला करते थे। प्ले हिज फ्लूट एंड वंडर अबाउट इन द फील्ड। वे बांसुरी बजाया करते थे और मैदान में इधर उधर घुमा करते थे। एज ही ग्रू अप, जैसे ही वे बड़े हुए, बिकम कॉन्शियस अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। और ट्राइबल सोसाइटी के उत्थान के लिए उन्होंने काम करना, जागरूक करना शुरू किया। वे चाहते थे कि जो मुंडा परिवार थी, मुंडा समाज था, उसके लोग साफ सुथरे रहें और जो लिक्वायर करते थे, जो शराब पिया करते थे, वे लोग इसको छोड़ दें। और वे ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में विश्वास किया करते थे। ये सब को वे छोड़ दें। और बिरसा मुंडा चाहते थे कि जो मिशनरीज थे और हिंदू जमींदार जो उन लोगों के कल्चर और जीवन जीने के स्टाइल को बर्बाद कर रहे थे, उनको वे भगाना चाहते थे और उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना चाहते थे। द मुंडाज वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर रोल बाय थ्रोइंग बट out the missionaries, Mahajans, Hindu Zamindars, and the government and the political objectives of the revolt caused worry to the Britishers. मुंडा परिवार, मुंडा सोसाइटी चाहती थी कि वो खुद का अपना शासन करें और बाहर से जो कोई भी मिशनरीज, महाजन्स, हिंदू जमींदार्स और जो शासन कर रहे थे, वो सब के सब वहाँ से हटें। और इन सभी के विरोध में मुंडा सोसाइटी जो थी रिवॉल्ट कर रही थी।
When revolt began to spread, जब रिवॉल्ट बहुत बढ़ने लगा तो इंग्लिश सरकार जो थी वह यह निश्चय की कि इसको दबाया जाना चाहिए और 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। कुछ साल के बाद यानी 1897 में बिरसा मुंडा को जेल से बाहर कर दिया गया, यानी वे स्वतंत्र हो गए। और जब वे अपने विलेज में आए तो फिर से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, लेकिन वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। 1900 में बिरसा मुंडा का देहांत हो जाता है और उसके बाद जो ट्राइबल रिवॉल्ट था वह कम होने लगता है। लेकिन इस रिवॉल्यूशन का दो महत्वपूर्ण रास्ते निकले। पहला था, इट कंपेल्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट रूल्स that would not allow Decos to snatch the field of tribals। फर्स्ट यह था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो रूल एस्टेब्लिश कर रही थी, इम्पोज कर रही थी, वह यह कहती थी कि जो ट्राइबल्स लोगों का क्षेत्र है उसको कोई छीन नहीं सकता है। और दूसरा था और सेकंड था कि ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ में, अगेंस्ट में ट्राइबल्स अपना विचार रख सकते थे। 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी के बीच में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल्स रिवॉल्ट हुए और उन ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स का मेन उद्देश्य था उनका जो अपना लाइफ स्टाइल था, जीवन जीने का जो तरीका था, उसको सुरक्षित करना। और ये जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक थे रिवॉल्ट के, वे इस तरह से थे। बाहरी लोगों द्वारा ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट एरियाज थे, विलेज था, फील्ड था, उसका होर्डिंग न हो, उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते थे। रिवॉल्ट वर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल लाइफ एंड इट्स कल्चर। ट्राइबल्स के जीवन और उनका संस्कृति को कंजर्व करने के लिए रिवॉल्ट होता था। The revolts were towards the new rules imposed by the British। ब्रिटिश के द्वारा जो नए रूल लागू किए जा रहे थे उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट होता था। और इन रिवॉल्ट्स में, इस विरोध में छत्तीसगढ़ के जो नॉन ट्राइबल्स लोग थे वो भी उनका साथ दिया करते थे। बच्चों, आगे है मेजर रिवॉल्ट्स है, जिसमें एक है द हलवा रिवॉल्ट। हलवा रिवॉल्ट जो था 1774 टू 79 के बीच हुआ था और यह रिवॉल्ट अजमेर सिंह के लीडरशिप में शुरू किया गया था। ये लोग चाहते थे कि डोंगर में उनका अपना स्वतंत्र अंपायर हो और बस्तर के राजा के किंगशिप को वे अगेंस्ट में थे। वे उनको यानी कि अजमेर सिंह के लीडरशिप में जो ग्रुप रिवॉल्ट कर रही थी उनको हलवा ट्राइब्स का समर्थन प्राप्त था और सोल्जर्स का। और ये जो हलवा ट्राइब्स थे ये बहुत क्रूएल हुआ करते थे और ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे और ये खून के प्यासे होते थे। एक हलवा रिवॉल्यूशनिस्ट जो था कईयों के मौत का एक बार में उन्हें स्वतंत्र कर सकता था, मौत के घाट उतार सकते थे। और
Marathas captured this area as a result of this defeated followed by Britishers और उनका जो रिवॉल्ट था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हरा दिया जाता है। इसके बाद है पारालकोट रिवॉल्यूशन 1825 में। पारालकोट रिवॉल्यूशन जो है ब्रिटिश सोल्जर्स और मराठा के अगेंस्ट में हुआ था और जैंडिस सिंह इस ग्रुप का लीडर थे और इनको अबुजमाडिस का समर्थन प्राप्त था। रिवॉल्यूनिस्ट जो थे वे टैक्स पे नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स और मराठा रूल को और इसीलिए यह रिवॉल्ट हुआ। तारापुर रिवॉल्ट 1842 टू 54 में हुआ था। यह रिवॉल्ट जो था वहाँ के लोकल दीवान के द्वारा किया गया था और इसमें भी मराठा रूल्स और इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स को टैक्स न देने के लिए रिवॉल्ट किया गया था और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अराजकता बहुत अधिक फैल गया था और वहाँ के जो लोग थे वे चाहते थे कि उनका जो अपना जीवन है, लोकल कल्चर है, उस पर किसी और का इंटरफेयर न हो, इसलिए यह रिवॉल्ट किया जा रहा था। मादिया रिवॉल्ट 1842-63 में हुआ था और यह मेन रूप से गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था और ट्राइबल्स लोगों के द्वारा किया गया था और यह रिवॉल्ट जो था लगभग 20 इयर्स तक चला और इस रिवॉल्ट को मादिया ट्राइब्स को नारबली लोग सपोर्ट किया करते थे। नेक्स्ट है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रिवॉल्ट हुआ और इसमें जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो ट्राइबल्स थे वे बहुत ही बहादुरी से ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं और इनमें से ध्रुव राव जो मादिया के सब ट्राइबल्स के मेंबर थे जिनको कि सभी ट्राइबल्स का समर्थन प्राप्त था। द कोई रिवॉल्ट जो था 1859 में हुआ और इसमें बैरम देव इसका लीडर कर रहे थे। इस रिवॉल्ट का मेन उद्देश्य था कि टीक फॉरेस्ट को बचाना। टीक फॉरेस्ट को जो ब्रिटिशर्स थे वो काट रहे थे और उनको सेफ करने के लिए यह रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट में जो ट्राइब्स थे वे बहुत गुस्से थे और काटने नहीं देना चाहते थे और उन्होंने स्लोगन दिया 1 हेड फॉर 1 टेक ट्री, मतलब यदि एक ट्री काटोगे तो उसके लिए एक व्यक्ति को तुम्हें मारना पड़ेगा। और लास्ट में उसका रिज़ल्ट यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि ट्री काटना ब्रिटिशर्स बंद कर दिए। द मुदिया रिवॉल्ट यह 1876 में हुआ। गोपीनाथ कपाड़ दास अपॉइंटेड द दीवान ऑफ बस्तर के दीवान चुने गए थे गोपीनाथ कपाड़ दास और वे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया
और इसी के विरोध में जो ट्राइबल्स थे वे एक साथ मिलकर इनका विरोध करने लगे और उनका कहना था कि दीवान को पोस्ट से हटाया जाए। लेकिन 1876 में वे जगदलपुर में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हो गए और उस वक्त उनका सहयोग करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर सहयोग करने लगा और इस तरह से रिवॉल्ट समाप्त हो जाता है। भूमकाल रिवॉल्ट 1910 में हुआ और यह रिवॉल्ट सबसे अधिक एक्सटेंसिव रिवॉल्ट था, जिसमें 84 में से 46 जो रीजन्स थे इनके अगेंस्ट में थे और इनका मेन रीजन्स था फॉरेस्ट के रिसोर्स और ट्राइबल्स के कल्चर को सुरक्षित करना और वे डिक्लेयर किए कि उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस को बर्बाद किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में लोग रिवॉल्ट किए। वोमकाल जो थे ट्राइबल्स के जीवन को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे और बदले में जो पुलिस थी वे उनको टॉर्चर कर रहे थे और गवर्नमेंट के यह दिमाग में थी कि जो नई पॉलिसी है उसको लागू किया जाए और ब्रिटिशर्स जो इंडिया के सामाजिक और कल्चर लाइफ था उसमें इंटरफियर कर रही थी। लेकिन इन रिवॉल्ट्स के कारण वे इंडियन सोशल और कल्चर लाइफ में इंटरफेयर करना कम किए। इतने सारे रिवॉल्ट होने के बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे वे इंडिया के रिसोर्सेस का शोषण कर ही रहे थे और उनका जो मेन एम था वह था इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना और इंडस्ट्रीज से जो गुड्स सामान तैयार होते थे इंडिया के मार्केट में सेल करना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। और उस समय के ढाका जो अभी हम लोगों ने देखा था, ये ढाका कृष्णानगर वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में इस एरियाज में है, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, बरूच, अहमदाबाद गुजरात में है। ये जो मेन सेंटर्स थे क्लॉथ इंडस्ट्रीज थे ये सभी के सभी बर्बाद होने लगे। गोवा, गुजरात, मछलीपट्टनम, चागोन, ढाका वर द सेंटर फॉर द शिप बिल्डिंग है। ये जो सेंटर थे जहाँ पर शिप बिल्डिंग किया जाता था यानी शिप बनाया जाता था और वे यानी ब्रिटिशर्स जो थे वे अपना इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी एस्टेब्लिश कर रहे थे और जिसकी वजह से उनको रोड बनाना पड़ रहा था और रेलवे लाइन वगैरह बना रहे थे, साथ में हार्बर्स भी बना रहे थे इंडिया में, जिसके लिए कि उन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती थी। और इतना ही नहीं, इंग्लिश जो थे भारत में इतना रेलवे बना रहे थे कि रिवॉल्यूशन हो गया था रेलवे का और भारत के जो लोग थे वे एक दूसरे के क्लॉज होने लगे थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत तेज़ी से डेवलप्ड
कर रही थी क्या। और यह जो डेवलपमेंट था यह लोगों को क्लोज कर रहा था और लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की अनुभव हो रही थी, राष्ट्रीयता की अंडरस्टैंडिंग हो रही थी और उसमें नेशनलिटी की भावना डेवलप होने लगी थी, जिससे कि सभी एक दूसरे के क्लोज में आ रहे थे। और 1853 में इंडिया में सबसे पहले टेलीग्राम शुरू हुआ और पोस्टल सर्विस भी इम्प्रूव किया गया।